सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर के सांबा से। सांबा में पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सेना को एक सुरंग मिली है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की खबर है कि सुरक्षा बल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से सुरंग बनाए जाने की आशंका जाहिर करते हुए सर्च ऑपरेशन पर निकली थी और आखिरकार उस सुरंग का पता लगा लिया है सेना ने। और आशंका यह भी जाहिर की जा रही है कि नगरोटा में जो 4 आतंकी मार गिराए गए हैं वो इसी सुरंग के रास्ते दाखिल हुए हो सकते हैं। और अब इसके बाद इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना यह पता लगाने की भी कोशिश कर रही है कि क्या इसके पहले भी इस रास्ते का इस्तेमाल तो नहीं किया गया। हम इसमें सांबा सेक्टर में है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ये इलाका है पूरा, आप देख सकते हैं। जहाँ पर बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जहाँ पर जो हैं वो तैनात किए गए हैं। खबर मिली है कि इस इलाके में एक टनल मिली है। टनल होने की आशंका के चलते बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एंटी टनल सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह खुद मौके पर पहुँचे हुए हैं। बीएसएफ के आईजी, बीएसएफ के सीनियर अधिकारी जो हैं वो सब यहाँ मौके पर हैं। पूरे इलाके का यहाँ पर मुआयना किया जा रहा है। जिस इलाके में आशंका है कि इस एरिया में जो सामने एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इस एरिया में टनल हो सकती है, वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है कि टनल आखिर कितनी बड़ी है और कहां पर है। माना जा रहा है कि सीमा पार से आतंकियों ने जो घुसपैठ की थी नगरोटा मुठभेड़ में, वो इसी इलाके से गए थे, क्योंकि जैसा कि पहले पता चल चुका था कि जैश ए मोहम्मद के आतंकी सीमा पार से घुसपैठ करके सांबा सेक्टर से आए थे। तो उसी के चलते जो एंटी टनल सर्च ऑपरेशन यहाँ पर लॉन्च किया गया है। पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया। तो बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है जिसमें सुरंग का पता लगाया गया। पवन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। पवन, क्या और पता चल पाया इस सुरंग के बारे में? क्या इसके पहले भी इसका इस्तेमाल किया गया था? आगे भी ऐसी कोई आशंका थी? हाँ, देखिए, अभी भी जो सुरक्षा बल अधिकारी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, आर्मी के और बीएसएफ के अभी पूरे उस एरिया में है। मीडिया को काफी पीछे रोका गया है जिस एरिया में टनल मिली है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर का जो इलाका अक्सर सीज फायर वायलेशन जहां पे होता है, बिना बुलेट प्रूफ के किसी को भी आगे जाने की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। लेकिन जो माना जा रहा है कि जो 4 आतंकी जैश ए मोहम्मद के वो इसी रास्ते से इन्फिल्ट्रेट करके पहुंचे थे और यहाँ से वो पैदल ट्रक तक पहुंचे। जो ट्रक जहाँ पर उन्होंने लिया वो लगभग जहाँ से 4 किलोमीटर दूरी है इंटरनेशनल बॉर्डर से, तो वहां से वो ट्रक लेकर निकले थे और वो डिटेक्ट हुए थे टोल प्लाजा पर जो सरोवर में है। तो सारे जो सबूत है वो मिलना शुरू हुए हैं, कड़ियां जुड़ रही हैं कि पूरी की पूरी साजिश पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान से ही आतंकियों को भेजा गया इंटरनेशनल बॉर्डर के रास्ते और यहाँ से टनल के लिए इन्फिल्ट्रेट करके वो लोग पहुंचे और ट्रक के जरिए वो बंद टोल प्लाजा तक गए और वहां पर उनको घेर कर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों और सुरक्षा बलों ने वहां पर उनको ढेर कर दिया। और आखिरकार एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल को मिली है। यहां सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन है जहां एक सुरंग का पता लगाया गया। लेकिन सीमा पर पाकिस्तान की साजिश लगातार एक के बाद एक जारी है। कल शाम को पुंछ में मेंढर सेक्टर और बालाकोट सेक्टर में भी एलओसी के पास पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए थे। एक तरफ तो पाकिस्तान सीमा पार से लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता रहा और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना ड्रोन के जरिए उन रास्तों पर अब तलाशने में जुटी हुई है जिसके जरिए वो घुसपैठ की साजिश को अंजाम दे सके। और इसीलिए पाकिस्तानी सेना ड्रोन का इस्तेमाल करके अब रास्ते तलाश रही है कि घुसपैठ के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाए। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, सरहद पार से किस तरह से सुरंग खोदकर आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से और ऊपर से ड्रोन के जरिए नजर रखने की कोशिश नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए कि किस रास्ते का इस्तेमाल करें और आतंकियों को हिंदुस्तान में दाखिल करवाया जाए। और नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, पाकिस्तान की ये 2 तरफा नापाक हरकत अंजाम तक उन्हें इसके पहले ही पहुंचा दिया जाता है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो अब और ज्यादा क्या, जो अपडेट के साथ हम दर्शकों तक पहुंचा सकें? देखिए, नगरोटा मामले में लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे। पवन ने जिस तरह का बताया कि टनल मिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे और इस बात की आशंका है कि 4 आतंकवादी जिन्हें सैन्य बलों ने मार गिराया था वो उसी टनल के माध्यम से भारतीय सीमा में प्रवेश किए होंगे और उसके बाद उन्होंने आतंकी कार्रवाई को अंजाम देने का प्लान बनाया था।
लेकिन प्रशांत, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान को बार बार विदेश मंत्रालय की तरफ से कल भी पाकिस्तान को यह पूरी जानकारी दी गई है कि जैश ए मोहम्मद जो कि पाकिस्तान में बेस्ड है, उसी के आतंकवादी ने यह कार्रवाई की है और जो भी तमाम चीज़ें भारतीय सेना को मिली हैं उन आतंकवादियों के पास, उसके आधार पर यह साफ है कि पाकिस्तानी हैंडलर के साथ जुड़े हुए थे ये तमाम आतंकवादी। तो देखना होगा कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद जो है उस पर रोकने की कोई कार्रवाई करता है कि नहीं। इस बात की उम्मीद कम है क्योंकि अभी बर्फबारी फिर शुरू होगी और उससे पहले पाकिस्तान के सैन्य बलों की ये कोशिश होगी कि जैश के आतंकवादी हो या दूसरे आतंकवादी हो, उनको भारतीय सीमा में पहले ही प्रवेश करा दिया जाए। और ये नापाक कोशिश लगातार पाकिस्तान की ओर से होती है। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वहां एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ लगातार उससे जारी है। नीरज, जिस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, क्या अब तक पता चल पाया है इसके बारे में? देखिए, ये शुरुआती जानकारी अभी आ रही है प्रशांत। इस बारे में एक आतंकवादी को गिरफ्तार करने की खबरें आ रही हैं, लेकिन उससे कोई क्या जानकारी अभी तक सैन्य बलों या सुरक्षा बलों को मिला, इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन दूसरी तरफ एक और आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं, जो सुरक्षा एजेंसियों को तमाम जो हैंडलर से बातचीत की जानकारी मिले, जिसमें वहां से हैंडलर यहां के आतंकवादी को तमाम चीज़ें बता रहे थे, पूछ रहे थे कि आप पहुंचे कि नहीं, आतंकवादियों से पूछा जा रहा था और उसमें ब्रीफली जवाब भी दिया गया था इधर से आतंकवादियों की तरफ से। तो पाकिस्तान के लोग सीधे तौर पर जुड़े हुए थे उन चारों आतंकवादी से जो नगरोटा में मारे गए हैं सैन्य बलों ने जिन्हें मार गिराया था। लेकिन एक के बाद अब जो एक खुलासे हो रहे, चाहे पुलवामा में आतंकवादी को पकड़ना हो या फिर टनल का सामने आना हो, यह दर्शाता है कि बलों के जो पाकिस्तान का सैन्य बल है उसके सपोर्ट के बिना यह संभव नहीं है। और हर बार यह साजिश रची जा रही है, लेकिन अब यह साजिश लगातार नाकाम हो रही है। नगरोटा आतंकी साजिश पर लेकिन अब इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। इस साजिश को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अंजाम दिया था। आईएसआई की साजिश में जैश ए मोहम्मद के आतंकी भी शामिल थे। दरअसल आईएसआई ने कश्मीर में होने वाले चुनाव को दहलाने की साजिश रची थी और इस साजिश के तहत जैश के निशाने पर कश्मीर के कई बड़े नेता भी थे। इस आतंकी हमले की साजिश का पूरा ब्लूप्रिंट पाकिस्तान के बावलपुर में आईएसआई और जैश के आतंकियों के बीच हुई एक बेहद अहम बैठक में तैयार किया गया था। नगरोटा एनकाउंटर पर न्यूज 18 एक्सक्लूसिव। आईएसआई ने बुनी थी नगरोटा साजिश। बाहवलपुर में हुई थी आतंकियों की मीटिंग। जैश के निशाने पर थे कश्मीरी राजनेता। पाकिस्तान एक आतंकवाद परस्त देश है। पाकिस्तान की सरजमीं पर आतंकी सरगनाओं के ठिकाने हैं। पाकिस्तान आतंकी संगठनों का सरपरस्त है। इन तमाम राज से तो अब पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है। 19 नवंबर को नगरोटा के वन टोल प्लाजा पर हुआ एनकाउंटर इसकी सबसे ताज़ा मिसाल है। पाकिस्तान ने 28 नवंबर को जम्मू कश्मीर में जिला परिषद के होने वाले चुनाव में खलल डालने के लिए जैश के 4 आतंकी भेजे थे, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने उसकी ये साजिश नाकाम कर दी थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने नगरोटा एनकाउंटर को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। नगरोटा साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन जैश ने मिलकर रची थी। इस साजिश के पीछे जैश के आतंकी सरगना अब्दुल रऊफ, अबू जुंदाल और असगर खान शामिल थे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कश्मीर में होने वाले जिला परिषद चुनाव से पहले ये आतंकी कश्मीर में राजनेताओं को निशाना बनाना चाहते थे।
13 नवंबर को भी पाकिस्तान ने अपने पाले हुए आतंकियों को सरहद पर घुसपैठ कराने के मकसद से एलओसी पर उत्तरी कश्मीर के 3 जिलों के 5 सेक्टरों में सीज फायर उल्लंघन किया था। इस गोलाबारी में पाकिस्तानी सेना ने आम नागरिकों को निशाना बनाया था। दरअसल 13 नवंबर को पाकिस्तान ने एलओसी पर उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा, बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में सीज फायर उल्लंघन किया। गुरेज, तंगधार, नौगाम, उरी और हाजी पीर सेक्टर में गोलाबारी की। पाकिस्तान की गोलाबारी में 5 भारतीय नागरिक मारे गए। भारतीय सेना ने इस गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय कार्रवाई में पाकिस्तान के 10 जवान मारे गए। जानकारों का मानना है कि 28 नवंबर को कश्मीर में जिला परिषद के चुनाव होने वाले हैं और उसी में गड़बड़ी फैलाने के मकसद से पाकिस्तान इस तरह की हरकतें कर रहा है। दरअसल कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान और वहां पर पल रहे आतंकी संगठन बुरी तरह बौखला गए हैं, इसलिए इस तरीके की हरकतों को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। नगरोटा में मारे गए 4 आतंकियों के भी सीधे जैश से संबंध हैं और पाकिस्तान में साजिश बुने जाने के सीधे सबूत भी मिले। तेरह नवंबर की साजिश नाकाम होने के बाद पाकिस्तान ने 19 नवंबर को एक बार फिर एक खौफनाक साजिश की बुनियाद रखी और जैश के 4 आतंकियों को घाटी में दहशतगर्दी फैलाने के मकसद से घुसपैठ करवाई। लेकिन इससे पहले जैश के ये चारों आतंकी अपनी साजिश में कामयाब हो पाते, भारतीय सुरक्षा बल ने उन्हें जम्मू कश्मीर हाईवे के पन टोल प्लाजा पर हुए एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। इन आतंकियों के मरने के बाद पाकिस्तान की साजिश एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गई। नगरोटा एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के पास चीन में बने हथियार बरामद हुए हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षा बलों को मौका वारदात से आतंकियों के सेलफोन भी मिले हैं और इनसे इस बात की जानकारी मिलती है कि पाकिस्तान में बैठे आतंक के हैंडलर उनसे पल पल की जानकारियां ले रहे थे। साथ ही इसी दौरान उनको कई सारे एसएमएस भी भेजे गए। पाकिस्तान 90 के दशक से बहुत सारी कोशिशें कर रहा है और हम हमेशा यही कहते हैं कि हम परोक्ष युद्ध का सामना कर रहे हैं। खासकर जब भी जम्मू और कश्मीर के अंदर चुनाव होते हैं, उसकी गतिविधियां तेज़ हो जाती हैं। आतंकवादी ज़्यादा आते हैं, दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, वोटर्स को डराने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि ये चुनाव जो हैं सफल ना हो। डीडीसी के चुनाव होने वाले हैं, उसके अंदर दहशतगर्दी फैलाना, आतंक फैलाना, लोगों को परेशान करना, व्यवधान डालना, ये उनका मकसद था। 2020 में भी भारतीय सुरक्षा बल घाटी में जारी अपने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत पाकिस्तान की बुनी कई साजिशों को नाकाम कर चुके हैं। 2020 में भारतीय सुरक्षा बल अब तक 160 एंटी टेररिज्म ऑपरेशन कर चुके हैं। 160 ऑपरेशन में अब तक 190 आतंकी मारे जा चुके हैं। इनमें 1 नवंबर को हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर सैफुल्ला मारा गया था। 19 नवंबर को नगरोटा में हुए एनकाउंटर में जैश के 4 आतंकी मारे गए। इसके अलावा आतंकियों को समर्थन देने वाले 256 लोग गिरफ्तार किए गए। नगरोटा में पाकिस्तान की आतंकी साजिश नाकाम होने के बाद भारत ने कड़ा रुख दिखाते हुए पाकिस्तान के एक राजनयिक को तलब कर उससे कड़ा एतराज जताया। भारत ने पाकिस्तान से साफ कहा कि वो आतंकी संगठनों को मदद देना बंद करे। नगरोटा एनकाउंटर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक ट्वीट कर भारतीय सुरक्षा बलों की तारीफ की थी। हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अत्यंत बहादुरी और प्रोफेशनलिज्म प्रदर्शित किया है। उनकी सतर्कता ने जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक अभ्यासों को निशाना बनाने की एक नापाक साजिश को हराया है। कमाल देखिए, नगरोटा एनकाउंटर के बाद पाकिस्तान को घिरता देख उसका सदाबहार दोस्त चीन उसकी मदद के लिए फौरन आगे आ गया।
और चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिजियान झाओ ने एक बयान जारी कर ये कहा कि चीन आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के सहयोग की तारीफ करता है। चीन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी भूमिका निभाने के लिए पाकिस्तान की तारीफ करता है और आतंकी बलों पर कार्रवाई के लिए पाकिस्तान का समर्थन करता है। सीपीईसी को डुबोने की कोशिशें असफल ही होंगी। मतलब साफ है कि चीन पाकिस्तान की हर नापाक हरकत पर पर्दा डालने का काम कर रहा है और पाकिस्तान चीन की शह पर ही भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें बुनने में लगा हुआ है। लेकिन चीन और पाकिस्तान को यह बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि भारत दोनों को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से हुई गोलाबारी में 2 महिलाएं घायल हो गई है। इलाके के लोगों ने इन घायल महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। इससे पहले पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की, जिससे एलओसी के पास बसे गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचा है। आए दिन हो रही गोलाबारी से दहशत में हैं ये लोग और लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। अब फायरिंग हुई है बॉर्डर पे, बहुत ज़्यादा अंधाधुंध फायरिंग चल रही है पाकिस्तान की तरफ से। अब कोई फायर रोकना नहीं, हमारा बंदोबस्त वहाँ पे कोई नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। हम पूरी हुकूमत को अपील करते हैं कि कुछ से कुछ हमारा बंदोबस्त किया जाए। पाकिस्तान की बुनी नगरोटा साजिश का सच तो सामने आ ही चुका है, लेकिन हम आपको पाकिस्तान की सेना की एक और हकीकत से रूबरू करवाते हैं। पाकिस्तानी सेना के हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि उनकी फौज अब मैदान छोड़कर भाग रही है। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के कई रेजिमेंट में सैनिकों ने अब पीठ दिखाना और भागना शुरू कर दिया है। दरअसल एलओसी पर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से खौफजदा पाकिस्तानी सैनिक अब ड्यूटी से बिना बताए लगातार गायब होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान सेना के हालात से परेशान बाजवा। एलओसी पर भारत के जवाब से बाजवा की सेना में हड़कंप। बिना बताए गायब हो रहे पाकिस्तानी जवान। एक खुफिया रिपोर्ट से बेनकाब हुआ राज। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इशारे और जनरल बाजवा के फरमान के बाद पाकिस्तान की सेना ने एलओसी पर गोलीबारी तो शुरू कर दी, लेकिन जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को उसी के अंदाज में जवाब दिया तो उसके होश फाख्ता हो गए। दरअसल एलओसी पर भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा की सेना में हड़कंप मचा हुआ है। आलम यह है कि एलओसी पर तैनात पाकिस्तानी सेना की अलग अलग रेजिमेंट के जवान बिना जानकारी के गायब हो रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस राज की हकीकत एक पाकिस्तानी जनरल की खुफिया रिपोर्ट के सामने आने के बाद दुनिया को पता चला है। जो भी लोग यहाँ आते हैं वो पाकिस्तान, और उसमें से कई पाकिस्तान आर्मी के भी होते हैं, वो यहाँ आते हैं और आते ही वो सरहद के आसपास, लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास न्यूट्रलाइज किए जाते हैं, मर जाते हैं, उनको दफनाया जाता है। पाकिस्तान ने कभी ये नहीं बोला कि ये हमारे जवान हैं। तो जब आप अपने जवान को अपना नहीं बोलोगे जब वो मर जाता है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी क्या इज्जत है वहाँ पर। किसी भी देश की सेना में किसी जवान का बिना जानकारी के गायब होना अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। पाकिस्तानी सेना की जनरल हेडक्वार्टर्स की एक खुफिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि पाकिस्तानी सेना में अनुशासनहीनता के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह भारत की एलओसी पर जवाबी कार्रवाई का खौफ, तो दूसरी बड़ी वजह पाकिस्तानी सेना के सैनिकों का हथियारों की स्मगलिंग और धार्मिक कट्टरपंथ में शामिल होना बताया गया है। पाकिस्तानी सेना में लगातार बदतर होते हालात से इन दिनों जनरल बाजवा काफी परेशान चल रहे हैं। इस पाकिस्तानी जनरल की खुफिया रिपोर्ट में ये हकीकत दर्ज है कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना के कई जवान गायब रहने के दौरान हत्या, हथियारों की स्मगलिंग और धार्मिक कट्टरपंथ में लिप्त पाए गए हैं। पाकिस्तानी सैनिक आतंकियों को हथियार और गोली बारूद मुहैया करवा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी जवान कट्टरपंथी धार्मिक सरगनाओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना के कई जवान हत्या जैसी वारदात में भी शामिल हैं।
इस पाकिस्तानी जनरल की खुफिया रिपोर्ट में ये बात भी दर्ज है कि पाकिस्तान के तरबेला में तैनात SSG यूनिट यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप के एक सूबेदार और 4 जवानों का हाल ही में कोर्ट मार्शल किया गया। उनका कोर्ट मार्शल यूनिट से हथियारों और गोला बारूद के गायब होने के बाद किया गया। नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पाकिस्तानी सेना के हर उस जवान की जांच कर रही है जो LOC से पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में तैनात किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सेना में अनुशासनहीनता किस पैमाने तक बढ़ चुकी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अनुशासनहीनता के मामलों में साल 2020 में 2019 के मुकाबले 47% इजाफा हुआ है। पंजाब रेजिमेंट में सबसे ज्यादा 78% मामले दर्ज हुए हैं। बलोच रेजिमेंट में 61% मामले दर्ज हुए हैं। मुजाहिद रेजिमेंट में 54% मामले बढ़ गए हैं। पाकिस्तान की पूर्वी सीमा पर अनुशासनहीनता के 571 मामले दर्ज हुए। इनमें 312 मामले बिना छुट्टी गायब होने के थे। किसी भी देश की सेना में किसी जवान का बिना जानकारी के गायब होना अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। पाकिस्तानी सेना की जनरल हेडक्वार्टर्स की एक खुफिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि पाकिस्तानी सेना में अनुशासनहीनता के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह भारत की LOC पर जवाबी कार्रवाई का खौफ, तो दूसरी बड़ी वजह पाकिस्तानी सेना के सैनिकों का हथियारों की स्मगलिंग और धार्मिक कट्टरपंथ में शामिल होना। दोष नहीं देता, बहुत सारे लोग लीडरशिप को दोष देते हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट को, राहुल गांधी को। मैं उनको दोष नहीं दूंगा। उसका कारण जो लोग वहां होते हैं उनका कनेक्ट टूट गया लोगों के साथ। वो ब्लॉक लोगों के साथ कनेक्ट टूट गया है, डिस्ट्रिक्ट लोगों के साथ कनेक्शन टूट गया है। प्रॉब्लम क्या है कि जब कोई पदाधिकारी हमारी पार्टी में बनता है तो वो लेटर पैड तो छाप देता है, विजिटिंग कार्ड भी बना देता है, तो वो समझता है कि बस मेरा काम खत्म हो गया। काम तो उस वक्त से शुरू होना चाहिए। इश्क होना चाहिए आदमी को पार्टी से। इसमें एक शुरुआत मैं करूं एक शेर से। ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना। ये एक आग का दरिया है। बहुत सारे लोग समझते हैं इश्क सिर्फ लड़की के साथ इश्क करने को, प्यार को। इश्क का मतलब होता है प्यार, और प्यार सिर्फ लड़की से नहीं होता। इसको जो डिस्क्राइब किया गया है भगवान से इश्क, अपने पीर पैगंबर उनसे भी इश्क, उनसे प्यार, अपने धर्म से प्यार, उसके साथ इश्क, अपने प्रोफेशन के साथ, अपने देश के साथ इश्क होना, प्यार होना, अपने मुल्क धरती के साथ, अपनी जमीन के साथ, और अपने प्रोफेशन के साथ, अपनी विचारधारा के साथ, अपने काम के साथ। तो जब तक आपको ये इश्क नहीं हो जाएगा जो पद आप लेते हैं, तो कामयाबी नहीं मिलती है। आजाद साहब, आपने अपने स्टार्टिंग के बयान में कहा कि मैं इसका दोष लीडरशिप को नहीं देता हूं। नहीं, कनेक्ट किसने करना। मैं अपनी मिसाल बताता हूं, बहुत सारे ऐसे लोगों की मिसाल है। इसी लीडरशिप के अंदर, सोनिया गांधी जी के अंदर 4-5 साल के अंदर मैंने 5 स्टेटें जीती। मिसेस गांधी ने तो मुझे नहीं बताया। मैं 90, 2000 और 2003 और 4 की बात करता हूँ। मैं कर्नाटक की बात करता हूँ, मैं केरला की बात करता हूँ। तमिलनाडु में अलायंस मैंने किया, मैंने पूछा भी नहीं और उन्होंने भी मुझे दखल नहीं दिया। पौंडीचेरी, और बाद में आंध्रा 2003 और 4 में। और 2003 और 4 कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं है। हमें 5 पार्लियामेंट की सीटें थी, तो मैं 1.5 साल वहाँ रहा, तो 37 सीटें आई। यूपीए गवर्नमेंट वहीं से बनी, 5 से 37, और 40 हमारी विधानसभा में थी, तो जाके 180 या 184 आ गए। लेकिन उस 1.5 साल में मैंने तकरीबन 1300 पब्लिक मीटिंग की,
सोनिया गांधी ने तो मुझे नहीं बताया 1300 मीटिंगें करना। मैं 1.5 साल में सिर्फ 3 दफा दिल्ली आया, 1.5 साल में 3 दफा दिल्ली आया, और वो 3 दफा भी 2-2, 3-3 दिन से नहीं बैठा। और हैदराबाद कितनी दफा आया होऊंगा मैं? 2 रातें 1.5 साल। जो सिटी से, गांव से जो वो प्रोग्राम 1500 मीटिंगें थी, वो देहात में थी, छोटे कस्बों में थी, और पूरे 1.5 साल में 2 रातें मैंने हैदराबाद में काटी है और 9 रातें दिल्ली 1.5 साल में। बाकी कहाँ गुजरी? वही गांव में। और वो ऐसा नहीं था कि मैं तब तक कुछ नहीं था, तब तक मैं 3 प्रधानमंत्रियों के साथ मंत्री रह चुका था, कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुका था, 5 प्रेसिडेंटों के साथ जनरल सेक्रेटरी भी रह चुका था AICC का। लेकिन गांव में रहकर कई सालों के बाद, कई सालों, शायद बचपन में हम खेत में गए होंगे टॉयलेट करने के लिए, लेकिन मैं कई दफा जब सरपंच के रहा, जिनके कोई व्यवस्था नहीं थी टॉयलेट करने के लिए, तो खेत में जाना पड़ता था। और खेत में के अलार्म रख के सुबह 5 बजे, ताकि वहाँ सभी खेत में गांव में जाते हैं तो हमें कोई न देख ले। ये जब तक आप नहीं करोगे, 5 स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है? लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया, फिर 5 स्टारों में भी कौन सा अच्छा है उसमें चले जाए कि 5 स्टार डिलक्स होगा तो उसमें जाएंगे, फिर एयर कंडीशन गाड़ी के बगैर नहीं जाएंगे, फिर जहाँ कच्ची सड़क है वहाँ नहीं जाएंगे। तो जब तक ये कल्चर हम नहीं बदलेंगे, इसीलिए मैंने जो शेर कहा कि ये आसान नहीं है। आजाद साहब, लेकिन इल्ज़ाम ये है कि लीडरशिप के पास एक्सेस नहीं है, लीडर्स टाइम मांगते हैं कि 1 साल तक वो लोग मिलते नहीं हैं, अरे लीडरशिप दिशा नहीं दे रही है। सुनिए, आप जब काम करेंगे, मैंने कहा, मैं अपनी मिसाल देता हूं, मैंने 1.5 साल सोनिया गांधी से अपॉइंटमेंट ही नहीं मांगी थी। तब उससे पहले जो और 98, 99, 2000, 2001, 2 ये और साउथ, मैंने एक दफा भी नहीं मांगी। मुझे क्या करना था? मैंने प्रोग्राम बनाया स्टेट के लेके और चल गया अपना प्रोग्राम। आजाद साहब, आपकी बात समझे तो आप ये बोल रहे हैं कि पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, ना कि जनरल सेक्रेटरी भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, प्रेसिडेंट को भी जिम्मेदारी समझनी। इसीलिए तो मैं कहता हूं, इसीलिए तो हम लोगों ने वो लेटर बनाई थी, इसी से मैं जोड़ता हूं कि जब तक ये अपॉइंटेड लोग होंगे वो नहीं जाएंगे। जब इलेक्टेड लोग होंगे, तो स्टेट प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा, ब्लॉक प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा, उसको अपनी जिम्मेदारी का मालूम होगा और वो जिम्मेदारी चुन लोगे लोग जिनको पार्टी से इश्क होगा। आजाद साहब, अभी तो कोई भी बन जाता है। नेशनल अल्टरनेटिव के तौर पे कांग्रेस को देखा जा सकता है या नहीं? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपकी जहाँ स्टेट्स में पकड़ थी, चाहे वो गुजरात हो, वो मध्य प्रदेश हो, बिहार में जैसे अभी हमने हाल में देखा, उधर भी कहीं ना कहीं आपके जो डिफेक्टेड लोग हैं वो जीत रहे हैं, जो बीजेपी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता नहीं है कि एक ग्राउंड अप सीट कर रहे हैं बीजेपी को ओवरऑल? 2 चीजें हैं, जैसे मैंने अभी एक को तो मैं रिपीट करूंगा और एक का मैं उत्तर दूंगा अभी। नेशनल अल्टरनेटिव कोई दूसरा नहीं बन सकता बीजेपी का। बीजेपी तो है ही नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी के लिए 2-3 चीजें जरूरी होंगी। एक तो आपकी नेशनल सोच होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। फिर नेशनल प्रेजेंस होनी चाहिए। मैं मिसाल दूंगा अभी, बहुत सारी रीजनल पार्टी है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, सब मेरे मित्र हैं नेशनल रीजनल पार्टीज के लीडर्स। लेकिन रीजनल मैंने तो नहीं नाम दिया, रीजनल उन्होंने ही पार्टी का नाम दिया, क्योंकि सोच रीजनल है। वो उस रीजन के बगैर बात नहीं करेंगे या सोचेंगे नहीं। कोई दूसरी जगह हो रहा, हमें अगर अंडमान में कुछ गड़बड़ होगा तो हम अंडमान पहुंच जाएंगे। हम का मतलब मैं नहीं, मेरी पार्टी या नेशनल पार्टी बीजेपी हो। लद्दाख में कोई प्रॉब्लम है, वहां पहुंच जाएंगे, चाहे सीट एक ही हो या हमारी सीट ना भी हो। लेकिन चूंकि एक नेशनल सोच है और उस सोच के साथ पूरे सोचे भारत की
और सब लोगों की है कि उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो।